स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 12 की बायोलॉजी, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा युग्मक जनन के अंतर्गत शुक्र जनन के बारे में। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, युग्मक जनन। युग्मक जनन या इसे इंग्लिश में कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले जानेंगे युग्मक जनन कहते किसको हैं। तो यदि युग्मक जनन की बात किया जाए तो वृषण अथवा अंडाशय, वृषण अथवा अंडाशय की जो जनन एपिथेलियम कोशिकाएं हैं, जनन एपिथेलियम कोशिकाएं अब इसके अंतर्गत इसमें जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इसके फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वृषण हो अथवा अंडाशय हो, इसमें जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। युग्मक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है शुक्र जनन, शुक्र जनन, और दूसरा होता है अंड जनन, अंड जनन। इसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसे कहा जाता है ऊजीनेसिस। इसे कहा जाता है ऊजीनेसिस। यदि शुक्र जनन की बात किया जाए तो ये मुख्यतः नर में होता है, नर में, और अंड जनन की यदि बात किया जाए तो ये मुख्यतः मादा में होता है। इसमें मादा में होता है। तो चलिए, हम लोगों को पहले शुक्र जनन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे शुक्र जनन। तो यदि शुक्र जनन की बात किया जाए, शुक्र जनन, या जिसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसको मुख्यतः इसके निर्माण में, यानी शुक्र जनन के निर्माण में मुख्यतः तीन अवस्था होती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शुक्र जनन कहते किसको हैं। तो वहाँ इसके पहले आप लोगों को बताया गया था जो वृषण अथवा अंडाशय, तो उसमें से केवल यदि अंडाशय को हटा दिया जाए, केवल इतना कहा जाए, नर के वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, नर के वृषण इसमें पाई जाती है जनन एपिथेलियम कोशिकाएं में पाई जाती है। तो इससे जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अर्थात कहने का मतलब इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है,
अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन होता है तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है शुक्र जनन। अब ये मुख्यतः जो क्रिया होती है वो 3 अवस्थाओं में होती है, तो उसको फिगर के माध्यम से थोड़ा देखेंगे। जैसे फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ये जर्म सेल्स जिसे कहा जाता है। ये डिवाइड होंगी 2 पार्ट्स में। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पुनः ये जो होता है ये 2 भागों में डिवाइड होता है और ये भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी एक यहाँ बन जाता है और एक यहाँ भी। पुनः ये और यहाँ, यानी 1 से 2, 2 से 4। ये गुणन फेज हो गई या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं इसको। इसके बाद इसी में से एक जो कोशिका होती है, जर्म सेल्स होती है, वो विकसित होकर के ये बड़ी कोशिका बनाती है, बड़ी जर्म सेल बनाती है। इसके पश्चात यहाँ पुनः डिवाइडेशन होता है, यहाँ पुनः विभाजन होता है। ये 2 भागों में बट जाती हैं पुनः, और उसके बाद ये पुनः फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ये मल्टीपल होते चले जाते हैं, यानी ये जो लास्ट वाली स्टेज है इसे परिपक्वन प्रावस्था कहा जाता है। इसके पश्चात जो स्पर्म होते हैं वो बन जाते हैं, यानी इसके पश्चात स्पर्म बन जाते हैं। चलिए इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं। इसको कहा जाता है, इसको स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, या इसे ब्रैकेट में 2n या द्विगुणित कोशिकाएं भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो स्टेज है ये वाली, ये कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद इसकी यदि बात करें तो ये दूसरी अवस्था होती है और इसे कहा जाता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। उसके बाद यहाँ पुनः मियोटिक डिवीजन होता है, यानी इसमें पुनः मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये जो होती है सेकेंडरी
यानी सेकेंड स्पर्मेटोसाइट होता है, या जिसे हैप्लॉइड कहा जाता है, स्पर्मेटोसाइट इसे कहा जाता है, या इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है हैप्लॉइड। उसके बाद यदि इसकी बात करें तो इसे कहा जाता है स्पर्मेटिड कहा जाता है। इसके फलस्वरूप धागे नुमा स्पर्म बन जाते हैं, जिसे स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। और इनमें जो है मेयोटिक डिवीजन सेकेंड होता है, ये लास्ट वाले स्टेज में। उसके बाद इसकी यदि बात करें तो ये अभी यहाँ आप लोगों ने देखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या हैप्लॉइड जिसे कहा जाता है। यदि इसकी बात करें तो इसे कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या इसे कहा जाता है डिप्लॉयड कहा जाता है। तो चलिए अभी एक का देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है, इसकी जो पहली अवस्था होती है वो होती है गुड़न अवस्था या प्रावस्था। इसमें क्या होता है सबसे पहले इसको जानेंगे। तो यदि इसकी बात करें तो इसमें जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं, अथवा जिसे प्राइमोर्डियल जनन सेल्स कहा जाता है, वे आकार में और उनके जो केंद्रक होते हैं वे अपेक्षाकृत अन्य कोशिकाओं से बड़े हो जाते हैं। यानी सबसे पहले गुण की यदि बात किया जाए तो इनका आकार व केंद्रक जनन एपिथेलियम की अन्य कोशिकाएं की अपेक्षा बड़े। यानी इसका जो आकार होता है पहली गुड़न अवस्था में, तो इसका आकार अन्य जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से बड़ा हो जाता है। उसके बाद इसमें जो माइटोसिस या जिसे कहा जाता है समसूत्री विभाजन, यानी दूसरे कैरेक्टर की बात किया जाए तो इसमें समसूत्री विभाजन बार बार होता है। जिससे ये कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होती रहती हैं। इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप यहाँ जो बनता है ये वाला पोर्शन, इसे कहा जाता है द्विगुणित या डिप्लॉयड। ये इसके फलस्वरूप ये वाला जो पोर्शन होता है वो, यानी यहाँ तक की जो अवस्था है वो मल्टीपल फ्यूजन कहलाती है। उसके बाद ये इसके फलस्वरूप जो ये बन जाती है, ये कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है, तो ये कहलाती है डिप्लॉयड या द्विगुणित कोशिकाएं, या इसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, या इसे कहा जाता है। यानी जब ये
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है या डिप्लॉयड जब बन जाता है तो इसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। या इसे द्विगुणित कोशिकाएं, द्विगुणित कोशिकाएं कहा जाता है। ये हुई पहली अवस्था की बात। उसके बाद दूसरी अवस्था में देखेंगे तो दूसरी अवस्था की यदि बात करें, दूसरी अवस्था है ग्रोथ फेज, यानी दूसरी जो अवस्था है वो है वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था में क्या होता है ये जानेंगे। चूंकि ये मल्टीपल फ्यूजन या जिसे गुणन या विभाजन अवस्था होती है ये हो चुकी है, उसके बाद यहाँ आती है ग्रोथ फेज। ये संपूर्ण को कहा जाता है, यानी ये सेल्स को कहा जाता है ग्रोथ फेज। तो इसमें क्या होता है ये देखेंगे। तो चूंकि ये 4 कोशिकाओं में से एक ही कोशिका बनी है तो इसमें जो है यानी विभाजन के पश्चात जो एक कोशिका बनी है उसमें पोषक पदार्थ एकत्रित होते हैं, यानी पोषक पदार्थ एकत्रित जब ये पोषक पदार्थ एकत्रित कर लेते हैं तो इनका जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी आकार में वृद्धि। अब इनका आकार बड़ा हो जाता है तो इसे कहा जाता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। जी जब ये कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर लेती हैं तो इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, ये कोशिकाएं कहलाती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये आकार में वृद्धि हो गई है तो इसका जो केंद्रक होगा यानी न्यूक्लियस केंद्रक काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ तक हुई वृद्धि अवस्था की बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था जो आती है शुक्र जनन की, तीसरी अवस्था है परिपक्वन अवस्था। तीसरी अवस्था परिपक्वन अवस्था। इसमें जो भी ग्रोथ फेज में हुआ है वो पुनः मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके पश्चात द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं या जिसे द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। अब इसमें परिपक्वन अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्राथमिक परिपक्वन और दूसरा होता है द्वितीयक परिपक्वन। सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक परिपक्वन में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले जो प्राथमिक स्पर्मेटोकोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी ये जो सेल्स है ये वाली इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी ये जो मियोटिक डिवीजन है वो होगा। तो पहले नंबर पे रख सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन। तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तब ये प्रथम परिपक्वन अवस्था कहलाएगी, यानी ये अवस्था कहलाती है जब इसमें
अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। इसके फलस्वरूप बनता है द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। एक बार पुनः देख लेंगे परिपक्वन अवस्था को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक परिपक्वन अवस्था में जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, इसमें होगा मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसे कहा जाएगा प्राथमिक परिपक्वन अवस्था। अभी चूंकि अर्धसूत्री विभाजन हो गया है तो इसके फलस्वरूप द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ये हो गई प्राथमिक परिपक्वन अवस्था। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे देखें, द्वितीयक यानी दूसरे नंबर पे है द्वितीयक परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे तो इसमें पुनः जो ये परिपक्व होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रही हैं, वो पुनः यानी जो हैप्लॉयड कोशिकाएं हैं दो भागों में डिवाइड हुई हैं, वो पुनः 4 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। यानी ये पुनः 4 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं कि प्रत्येक द्वितीयक कोशिका जो है, प्रत्येक द्वितीयक कोशिका में दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है। दूसरा परिपक्वन विभाजन होता है। यानी ये दोनों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इसमें पुनः दूसरा परिपक्वन विभाजन होगा। यानी ये पुनः 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई हो शायद, हो गई है शायद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जब 4 भागों में डिवाइड हो जाती हैं तो ये कहलाती हैं शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटोटिड्स। जब ये हो जाता है यानी दूसरा परिपक्वन विभाजन हो जाता है तो ये कहलाता है शुक्राणु पूर्व। जैसे इसमें कहलाया था द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, उसमें कहलाता है शुक्राणु पूर्व, या इसे कहा जाता है स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड कहा जाता है। अब ये जो स्पर्मेटिड है, ये केवल एक सेल होते हैं। यानी कहने का मतलब अब तक यहाँ जो 2n लिखा गया था, यहाँ आकर के केवल 1n लिखा जाएगा, ओनली 1। तो इस प्रकार यानी स्पर्मेटिड जो होता है, स्पर्मेटिड, इसके फलस्वरूप इसका जो स्पर्मेटिड है, इसका कायांतरण होता है। यानी इसका जो है कायांतरण, जब स्पर्मेटिड का कायांतरण हो जाता है तो उसके फलस्वरूप जो है शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बन जाता है। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि शुक्राणु जन्म या शुक्र जन्म कैसे होता है। तो इतनी फेज है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे शुक्राणु की संरचना। यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए आगे देखते हैं
शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना, इसको देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं शुक्राणु का। तो इसमें जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार होता है, जैसे यहाँ देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर शो करता है शुक्राणु। यहाँ इसकी यदि बात करें, ये मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट, उसके बाद ये टेल होती है। ये टेल है। ये कुछ इस प्रकार की संरचना शो करते हैं। अब इसका नामिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी विभिन्न लेयर्स होते हैं। इस प्रकार संरचना शो करते हैं। इसके अंदर भी इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। चलिए नामिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले यदि यहाँ की इसकी बात किया जाए तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ इसकी यदि बात करें, इस वाले पोर्शन की, इसमें भी पार्ट होता है। इस वाले पार्ट को, यानी यहाँ जो है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम इस वाले पोर्शन को कहा जाता है। उसके बाद इसकी यदि बात करें तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस के मटेरियल्स फील्ड होते हैं, भरे होते हैं। उसके बाद इसकी यदि बात करें तो ये होता है नेक, या जिसे गर्दन कहा जाता है। उसके बाद ये होता है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट या पीस लिख सकते हैं, पार्ट ही लिखिए। और इसके अंदर ये जो है, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और यदि इसकी बात करें तो ये है टेल, या जिसे पूंछ कहा जाता है। तो चलिए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं शुक्राणु का। तो शुक्राणु को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। किसी किसी किताब में 4 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन मुख्यतः 3 ही भाग होता है। उसमें 4 भाग में ग्रीवा को भी जोड़ दिया गया है, तो उसको हम लोग मिडिल पार्ट के अंतर्गत ही रखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे
कि शुक्राणु के भाग, शुक्राणु के भाग, तो इसको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है सिर या हेड जिसे कहा जाता है। नंबर 2 पे आता है मध्य भाग या मध्य खंड, मध्य भाग। और नंबर 3 पे आता है पूंछ, ये मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट। और ये आता है टेल। यानी शुक्राणु को मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अब चलिए इसका एक एक का देखते हैं। तो यदि सिर की बात किया जाए तो ये यहाँ से लेकर के इतना जो पोर्शन है ये हेड कहलाता है, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो हेड कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है वो कहलाता है मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग। उसके बाद यहाँ से नीचे वाला जितना पोर्शन है वो कहलाता है टेल। तो सबसे पहले सिर की बात कर लेते हैं। तो यदि इसके आकार की बात किया जाए, आकार, तो आकार होता है लंबा, और इसमें आकार होता है लंबा और इसमें पाया जाता है लंबा केंद्रक, लंबा केंद्रक पाया जाता है। लंबा केंद्रक इसमें पाया जाता है। और केंद्रक के ऊपर यानी ये वाला पोर्शन की यदि बात करें, ये वाले, इस वाले, तो इसके ऊपर ये उभार पाया जाता है, यानी केंद्रक के ऊपर उभार पाया जाता है जिसे कहते हैं एक्रोसोम, यानी केंद्रक के ऊपर पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम की बात करें, इसको हिंदी में कहा जाता है अग्रपिंडक। इसको कहा जाता है हिंदी में अग्रपिंडक। ये बना होता है मुख्यतः गाल्जी काय से, यानी इसका जो निर्माण होता है वो गाल्जी काय से होता है, गाल्जी काय से इसका निर्माण होता है। उसके बाद बात करें कि चूंकि ये मोटाइल होते हैं यानी गति करने वाले होते हैं, तो इसमें जो पाया जाता है, इसका जो निर्माण होता है वो गाल्जी काय से होता है। अब इसके ऊपर एक पाया जाता है झिल्ली, जो झिल्ली के अंदर पाया जाता है एंजाइम। अब चूंकि जब अंडाणु रहते हैं तो उसमें उसके ऊपर जो है झिल्ली पाई जाती है, उसको नष्ट करने के लिए इसमें जो है एंजाइम्स भरे होते हैं, यानी एक्रोसोम में एंजाइम रहते हैं। कौन सा एंजाइम रहता है वो भी बता दिया जाए। तो इसके अंतर्गत हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज, यही एक प्रकार का एंजाइम है। ये पाया जाता है एक्रोसोम में। इसी कारण जब ये अंडाणु से टकराता है तो ये जो एंजाइम है वो अंडाणु की जो झिल्ली होती है उसको नष्ट कर देता है, उसके बाद उसमें इंटर हो जाता है। उसके बाद आगे बात करें केंद्रक की, यानी न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में मुख्यतः केंद्रक के पीछे 2 तारक केंद्रक पाए जाते हैं, यानी सेंट्रियोसोल्स जिसे कहा जाता है। सेंट्रियोसोल ये जो होता है, यानी एक आगे स्थित होता है, एक यहाँ और एक
यहाँ स्थित होता है, यानी इसके दोनों ओर तारक केंद्र पाए जाते हैं, या जिसे सेंट्रियोल्स कहा जाता है, वो दोनों तरफ स्थित होते हैं। और ये तारक केंद्र की यदि बात करें, केंद्रक में जो पाया जाता है तारक केंद्र, केंद्रक के दोनों ओर पाया जाता है तारक केंद्रक। तारक केंद्रक पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो ये ग्रीवा के पास ये जो न्यूक्लियस पाया जाता है, ये निषेचन के समय अंडाणु में प्रवेश करता है। उसके बाद यह निषेचित जो अंड होता है उसमें विदलन करता है, यानी क्लीवेज करता है। उसके बाद जो दूरस्थ तारक केंद्रक होता है वो शुक्राणु के अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है, यानी एक्सियल फिलामेंट्स का निर्माण करता है। यानी जो केंद्रक एक पास होता है वो जो है निषेचन के समय अंडाणु में प्रवेश करता है, और एक दूरस्थ होता है जो एक्सियल फिलामेंट्स का निर्माण होता है। यानी यदि पास वाले केंद्रक की बात किया जाए, पास के तारक केंद्रक, तो ये जो है निषेचित अंडों में, यानी निषेचन के समय अंडाणु में प्रवेश, निषेचन के समय अंडाणु में प्रवेश, निषेचन के समय अंडाणु में प्रवेश। और दूर के तारक केंद्रक की यदि बात करें तो ये जो होता है वो एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। ये जो होता है एक्सियल, या जिसे अक्षीय सूत्र, अक्षीय सूत्र, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। अब आते हैं मिडिल पार्ट पे। ये तो हुआ सिर वाला पोर्शन इतना। उसके बाद आते हैं मध्य भाग में। मध्य भाग में क्या होता है उसको देखेंगे। तो यदि मध्य भाग की बात किया जाए तो इसमें दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। यदि मध्य भाग की बात किया जाए, इसकी मध्य भाग में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। मध्य भाग में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यानी एक पोर्शन ये हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य जो कार्य होता है वो स्पाइरल अछिद्र बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें जो मुख्य कार्य होता है वो स्पाइरल अधिच्छद्र बनाना, अधिच्छद्र बनाना, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइरल शीथ। स्पाइरल शीथ ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण करता है स्पाइरल अधिच्छद्र का। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे, टेल। टेल की यदि बात किया जाए तो टेल में मुख्यतः
12 में पहला पॉइंट रख सकते हैं, यह जीव द्रव की झिल्ली के रूप में होता है। यह जीव द्रव्य के झिल्ली के रूप में होता है, झिल्ली के रूप में होता है। अब यह चूंकि ये झिल्ली के जीव द्रव की झिल्ली के रूप में होता है, इसके मध्य यानी ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसके मध्य पाया जाता है एक्सियल फिलामेंट, यानी 2 पॉइंट पे लिख सकते हैं मध्य भाग में एक्सियल फिलामेंट, या जिसे हिंदी में कहा जाता अक्षसूत्र होता है। और यदि पिछले भाग की बात किया जाए तो पिछला जो भाग होता है उसमें नग्न अर्धसूत्र पाया जाता है। ये तो मध्य भाग हुआ। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे लिख सकते हैं पिछले भाग में, तो इसमें पाया जाता नग्न अक्षसूत्र। ये जो पोर्शन होता है ये अंतिम भाग होता है, तो इसी के साथ ही ये शुक्राणु की जो संरचना है वो समाप्त हुई। आज बस इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे कमेंट बॉक्स में, उसको आप देख करके उसका आंसर देंगे। और आप लोगों का जो रिस्पांस है वीडियो के प्रति वो कुछ सही होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब इसी कारण वीडियो हो सकता है लेट पड़ती हो, उसमें आप लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। चलिए बस आज इतना ही। जय हिंद।